नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से ब्रेन रूट क्लासेस के अंदर। दोस्तों आज हम बात करेंगे जियोसिंक्लाइंस के बारे में, यानी वे जाइंट ट्रफ्स या डिप्रेशन जिन्हें जियोलॉजिस्ट ग्रेट माउंटेन रेंजेस का बर्थ प्लेस कहते हैं। जब आप हिमालय या अल्प्स जैसी ऊंची रेंजेस को देखते हैं तो ये समझना आसान नहीं होता कि कभी ये जो एरिया थे शैलो सी यानी कि जो कम गहराई के समुद्र हुआ करते थे और ये एरिया काफी शांत रहता था, और उसके बाद ये जो है बड़े बड़े माउंटेन रेंजेस के अंदर बदल गए। ये जो होल ट्रांसफॉर्मेशन है, इसको समझने के लिए जो चाबी है, जो की है, वो है जियोसिंक्लाइन कॉन्सेप्ट। अर्ली जियोलॉजिस्ट ने ऑब्जर्व किया था कि कॉन्टिनेंट्स के प्रेजेंट शेप बनने से पहले अर्थ पर दो मेन फीचर्स साफ दिखते थे। पहला था रिजिड मासेस, यानी आज के कॉन्टिनेंट्स के एंशिएंट स्टेबल कोर्स जो जैसे के तैसे टिके रहे, और दूसरा है जियोसिंक्लाइंस, यानी ओशन फ्लोर के लॉन्ग नैरो जोन्स जहां पानी कलेक्ट होता था और सेडिमेंट्स की मोटी लेयर धीरे धीरे अकुमुलेट होती रहती थी। रिजिड मासेस एक घर के पिलर की तरह जो है फर्म खड़े रहे और उनके चारों ओर ये मोबाइल बेल्ट ऑफ वाटर और जो मड है ये फैलते रहे, और लाखों करोड़ों साल बाद यही जमा सेडिमेंट्स जो है कंप्रेस हुए, फोल्ड हुए और लास्ट में जो है ऊपर थ्रस्ट होकर ग्रेट माउंटेन चेन्स के अंदर बदल गए। जियोसिंक्लाइंस को आपको मैं थोड़ा आसान भाषा में समझाता हूं। इमेजिन कीजिए अर्थ की क्रस्ट में एक लंबा और पतला ट्रफ बना हुआ है, यानी कि डिप्रेशन बना हुआ है, जिसके अंदर शैलो वाटर है, यानी कि कम गहराई का पानी है। आसपास की नदियां अपने साथ जो है सैंड, मड और जो मराइन लाइफ के रिमेन्स हैं वो लेकर आती हैं और इसी डिप्रेशन के अंदर छोड़ देती हैं, और इसके बाद लेयर ओवर लेयर जो है ये मटेरियल बॉटम पर सेटल होते जाते हैं, और इसकी वजह से बॉटम लेयर की थिकनेस बढ़ती जाती है। कहीं कहीं पे तो ये थिकनेस जो है 10 से 12 किलोमीटर तक पहुंच जाती है। डिपोजिशन जो है कंटिन्यूस रहती है, इसलिए सी फ्लोर जो है धीरे धीरे अपने ही वेट से जो है सबसाइड करता रहता है, यानी कि वो नीचे धंसता रहता है, नीचे सिंक कर जाता है। फिर भी जो ओवरऑल वाटर डेप्थ है वो रफली कांस्टेंट दिखती है, क्योंकि फ्लोर जो है नीचे जाता है और ऊपर से नया सेडिमेंट आता जाता है। आज के हिमालयाज, एंडीज, अल्प्स, इनकी रॉक्स में जो है मराइन फॉसिल मिलते हैं जो साफ प्रूव करते हैं कि ये रॉक्स कभी शैलो सी में डिपोजिट हुई थी। मतलब ये ट्रफ्स डीप ओशन बेसिन नहीं थे, बल्कि रिलेटिवली शैलो वाटर बॉडीज थे, जहां लॉन्ग टर्म सेडिमेंटेशन और जेंटल सब्सिडेंस ये दोनों साथ साथ चलते रहे। अब देखते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जियोसिंक्लाइंस। अगर इनकी पहचान पर हम नजर डालें तो पिक्चर जो है वो और भी साफ हो जाती है। शेप जो है इनकी ज्यादातर लॉन्ग और नैरो होती है, लेकिन इनकी लेंथ जो है वो बहुत ज्यादा होती है। विड्थ जो है कंपैरेटिवली कम होती है। वाटर डेप्थ जो है वो नॉर्मली शैलो होती है, यानी कि कम होती है, बट जो थिकनेस है लेयर्स की वो काफी ज्यादा होती है, क्योंकि कंटिन्यूस सेडिमेंटेशन जो है वो होता रहता है और लेयर बाय लेयर जो है डिपोजिट होती रहती है। इन सेडिमेंट्स का जो कांस्टेंट इन्फ्लक्स है वो आसपास की हायर लैंड से होता है। सैंड, मड, कैल्शियम रिच शेल्स, मैराइन ऑर्गेनिजम्स, ये सब जो है टाइम के साथ डिपोजिट होते गए, और यही वजह है कि आज की माउंटेन्स रॉक्स में मैराइन फॉसिल मिलते हैं। ये जो जोन थे वो मोबाइल थे, यानी कि स्टैटिक नहीं थे, ये घूमते रहते थे। अर्थ की मूवमेंट के साथ इनका जो शेप और एक्सटेंट है वो बदलता रहता था, कभी बढ़ता था, कभी सिकुड़ता था, कभी जो है हल्का सा शिफ्ट कर जाता था, और आमतौर पर इनके दोनों किनारों पर स्टेबल कॉन्टिनेंटल ब्लॉक्स होते थे जिन्हें जियोलॉजिस्ट फोरलैंड कहते हैं, जो कि एक तरीके से बाउंड्री वॉल का काम करते हैं। अगर इसके इवोल्यूशन की बात करें तो ये जो आइडिया है एक दिन के अंदर पैदा नहीं हुआ। जेम्स हॉल ने सबसे पहले ये बात उठाई कि ग्रेट माउंटेन चेन्स की रॉक्स जो है एक्चुअली लॉन्ग और शैलो सी के अंदर डिपोजिट हुई थी। इसके बाद में जेडी डाना ने इस बात को और रिफाइन किया। उन्होंने बताया कि कॉन्टिन्यूस सेडिमेंटेशन की वजह से सी फ्लोर जो है लगातार सिंक करता रहा, यानी कि सबसिडेंस होता रहा, लेकिन क्योंकि नया सेडिमेंट्स ऊपर आता रहा तो डेप्थ जो है वो रफली सेम बनी रही, यानी कि स्टडी रहती रही, और बाद में यही जो मोटा सेडिमेंटेशन स्टैक कंप्रेस होकर फोल्ड माउंटेन्स बने। इसके बाद जो होग ने इस कॉन्सेप्ट को और भी एलोबरेट किया। उन्होंने जियोसिंक्लाइंस को कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स के ब्रॉड मोबाइल बेल्ट्स के रूप में एक्सप्लेन किया, जो जियोलॉजिकल टाइम में अपनी शेप साइज बदलते रहते हैं और जिनके ऊपर पावरफुल कंप्रेसिव फोर्सेस काम करती हैं, जो लास्ट में इन बेसिन्स को स्क्वीज करके फोल्ड करके माउंटेन चेंज के अंदर बदल देती हैं। इसके बाद जेडब्ल्यू एवंस ने जोर देकर कहा कि जियोसिंक्लाइंस जो है स्टैटिक नहीं है, इनकी विड्थ, डेप्थ और जो पोजीशन है टाइम के साथ शिफ्ट होती रहती है, क्योंकि सेडिमेंटेशन एक्युमुलेशन होने की वजह से क्रस्ट के ऊपर प्रेशर बढ़ता है और उस प्रेशर की वजह से रिस्पॉन्ड करती है। इवांस ने कहा कि जो शुरुआत होती है वो शैलो मराइन ट्रफ से होती है, यानी कि शैलो मराइन जो डिप्रेशन होता है उसके रूप में शुरुआत होती है, और आगे चलकर सबसिडेंस की वजह से डेप्थ बढ़ती रहती है, और लास्ट में कंप्रेशनल फोर्सेस की वजह से ये जो है माउंटेन चेन का क्रेडल बन जाती है। अगर बात करें आर्थर होम्स की, तो उन्होंने सिंक क्यों होता है इस सवाल के ऊपर फोकस किया। उन्होंने क्रस्ट को लेयर बाय लेयर में समझाया। ऊपर जो होती है थिन ग्रेनाइट लाइक लेयर होती है, उसके नीचे डेंसर एम्फीबोलाइट होते हैं, और सबसे नीचे होती है पेरिडोटाइट। होम्स ने कहा कि मैग्मा मूवमेंट या डेंसिटी चेंजेस जो है किसी रीजन को नीचे सैग करा देती है, यानी कि उसको नीचे डुबो देती है। ये जो
इनिशियल डिप्रेशन है ये आगे चलकर जियोसिंक्लाइंस बनता है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ जियोसिंक्लाइंस। और सबसे पहले देखते हैं मोनोजियोसिंक्लाइंस। मोनोजियोसिंक्लाइंस जो एक सिंपल नैरो ट्रफ है, डिप्रेशन है, जो कि सिर्फ एक मेजर साइकिल ऑफ सब्सिडेंस और माउंटेन बिल्डिंग से गुजरता है। यानी कि पहले शिंक होगा, उसके बाद जो सेडिमेंटेशन डिपॉजिट होंगे, उसके बाद फोल्ड होगा और कहानी खत्म हो जाएगी। अगर बात करें पॉलीजियोसिंक्लाइंस की, ये जो है ब्रॉडर बेसिन होता है, थोड़ी चौड़ी बेसिन होती है, डिप्रेशन थोड़ा चौड़ा दिखेगा आपको। पॉलीजियोसिंक्लाइन जो है वो रिपीटेड साइकिल से गुजरता है, कभी कभी तो पैरेलल जियोसिंक्लाइंस तक बन जाते हैं। मतलब कि एक ही ब्रॉड बेल्ट में जो है आपको कई सिंक फिल फोल्ड जो है ये सीक्वेंस देखने को मिलेगी। सिंक फिल फोल्ड सीक्वेंस से मतलब है कि पहले सिंक होता है, फिर उसके बाद सेडिमेंट डिपॉजिट होते हैं, फिल होते हैं, उसके बाद वो फोल्ड होता है। तो इस टाइप की सीक्वेंस आपको एक ही ब्रॉड बेल्ट के अंदर काफी दिखेंगी। अगर बात करें मेसोजियोसिंक्लाइंस की, मेसोजियोसिंक्लाइंस काफी लॉन्ग बेसिन होता है जिसके दोनों ओर कॉन्टिनेंट्स होते हैं। इसका अच्छा खासा एग्जांपल है टेथिस सी। जो एंशिएंट टाइम में टेथिस सी एग्जिस्ट करता था वो मेसोजियोसिंक्लाइन था। मेसोसिंक्लाइंस ने ही जो है इंडिया और यूरेशियन प्लेट को अलग अलग रखा था। सर्कम ओशनिक जियोसिंक्लाइंस ये वहां मिलते हैं जहां पे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशनिक क्रस्ट की बाउंड्री चलती है, यानी मार्जिन्स ऑफ ओशंस। और इंटरकॉन्टिनेंटल जियोसिंक्लाइंस दो कॉन्टिनेंटल ब्लॉक्स के बीच की जगहों पर मिलते हैं, जैसे कि नॉर्थ अमेरिका का एंशिएंट अपलाशियन ट्रफ। और काफी जियोलॉजिस्ट ने इनको वोल्केनिक एक्टिविटी के आधार पर भी क्लासिफाई किया है। यू जियोसिंक्लाइंस जो है इनके अंदर वोल्केनिक एक्टिविटी काफी हाई रहती है। और मियो जियोसिंक्लाइन जहां पे वोल्केनिक प्रोडक्ट्स जो है कम होते हैं या फिर ना के बराबर होते हैं। अब देखते हैं जियोसिंक्लाइंस की स्टेजेस को, क्योंकि यहीं से जो है माउंटेन बर्थ की पूरी मूवी चलती है। पहला स्टेज है लिथोजेनेसिस यानी बर्थ स्टेज। सबसे पहले डिप्रेशन बनता है, आसपास की लैंड धीरे धीरे जो है इरोड होकर इस ट्रफ के अंदर, इस डिप्रेशन के अंदर अपना मटेरियल भेजती है। ये मटेरियल मड, सैंड, कैल्शियम रिच शेल्स, ऑर्गेनिक रिमेन्स, इनके रूप में बॉटम पर लेयर बाय लेयर सेडिमेंटेशन का फर्श बिछा देता है। और साथ साथ जो ओशन फ्लोर होता है वो नीचे जाता है, यानी कि सबसिडेंस होता रहता है, जिससे जो है डेप्थ रफली सेम रहती है और अकुमुलेशन स्पेस जो है वो बढ़ जाती है। इसके बाद आती है दूसरी स्टेज जिसको बोला जाता है ओरोजेनेसिस यानी कि माउंटेन बिल्डिंग स्टेज। मिलियंस ऑफ ईयर में बाहरी सेडिमेंट्स लोड और प्लेट मोशन जो है मिलकर बहुत ज्यादा कंप्रेशन पैदा कर देते हैं। इस प्रेशर की वजह से जो सेडिमेंट स्टैक है वो स्क्वीज हो जाता है और लेयर के अंदर फोल्ड होकर ऊपर अपलिफ्ट हो जाता है, और इस वजह से बनते हैं यंग फोल्ड माउंटेन्स। और जो तीसरी और फाइनल स्टेज है उसको बोला जाता है ग्लिप्टोजेनेसिस। ये स्टेज फाइनल स्कल्पटिंग की स्टेज होती है। अब जो है रिवर्स, ग्लेशियर और वेदरिंग एजेंट्स जो है नए बने माउंटेन्स को शेप देते हैं। इसके अंदर जो है पीक्स की कार्विंग होती है, रिजिस जो है वो स्मूथ हो जाते हैं, वैली जो है और चौड़ी हो जाती हैं, लैंडस्लाइड्स और जो मास वेस्टिंग है वो सरफेस को एडजस्ट करते हैं, और जो ओवरऑल हाइट है माउंटेन्स की वो टाइम के साथ रिड्यूस होती जाती है। ये जो पोस्ट अपलिफ्टमेंट कार्विंग है ये आज भी हिमालयस और एंडीज के अंदर चली हुई है। यही वजह है कि यहाँ पे आपको यूथफुल टोपोग्राफी के साथ साथ इंटेंस डेनोटेशन भी दिखाई देगी। अब देखते हैं जो जियोसिंक्लाइंस की फॉर्मेशन की मैकेनिज्म है उसके ऊपर आर्थर होम्स क्या कहते हैं। होम्स ने कहा कि जो लाइटर मैग्मा का अपवर्ड माइग्रेशन होता है वो क्रस्ट को थिन या वीक कर सकता है। जब नीचे से बॉयंट मटेरियल ऊपर आता है तो ऊपर की लेयर जो है स्ट्रेच होकर सैग कर जाती है, यानी कि वो डूब जाती हैं, और इसकी वजह से इनिशियल डिप्रेशन क्रिएट होता है। इसके बाद जो है लोअर क्रस्ट में जो है मेटामॉर्फिज्म से रॉक की जो डेंसिटी है वो बढ़ती जाती है। ये डेंसिटी जो है सेडिमेंटेशन, कंप्रेशन और जो केमिकल चेंजेस होते हैं उन दोनों की वजह से बढ़ती है। और इसके अलावा जो डेंसर मटेरियल है वो ग्रेविटी के तहत जो है नीचे खींचते रहते हैं, यानी कि नीचे की तरफ वो दबते रहते हैं, वो सब्सिडाइज कर जाते हैं। और इसके बाद जो पूरा ओवरऑल एरिया है वो सब्सिडाइज कर जाता है, वो नीचे धस जाता है। उसके बाद मेंटल की कन्वेंशन करंट्स अगर किनारों से कन्वर्ज करके अपर लेयर को स्क्वीज करें तो जो लेटरल कंप्रेशन से सैगिंग ट्रफ डेवलप हो सकता है, और बाद में यही जो है जियोसिंक्लाइंस बन जाते हैं। अगर बात करें फोर्थ पॉइंट की, सियालिक लेयर अगर स्ट्रेचिंग से बहुत ज्यादा थिन हो जाए, सियालिक लेयर वो होती हैं जो कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का सिलिका एल्यूमिनियम रिच हिस्सा होता है। अगर ये जो है स्ट्रेचिंग से बहुत ज्यादा थिन हो जाए तो क्रस्ट जो है अपनी रिजिडिटी खोकर जेंटल स्लैग को दिखाता है, यानी वो जेंटली सब्सिडाइज कर जाता है, नीचे धस जाता है, डूब जाता है। और इसी आइडिया को बाद में जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है उसने रिफाइन किया था। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की वजह से ही हम जानते हैं कि डाइवर्जेंट मार्जिन के ऊपर स्ट्रेचिंग और थिनिंग होती है। उसके अलावा कन्वर्जेंट मार्जिन पर जो है कंप्रेशन और थिकिंग दोनों संभव होती है। तो अर्थ की जो क्रस्ट है वो मोबाइल है, और सेडिमेंटेशन प्लस सब्सिडेंस जो है उसके साथ साथ जो कंप्रेशन का फोर्स है, इनकी ज्वाइंट एक्शन माउंटेन बेल्ट्स को तैयार करती है। अब जियोसिंक्लाइंस की सिग्निफिकेंस के ऊपर नजर डालते हैं। दुनिया के लगभग हर बड़े फोल्डेड माउंटेन रेंज, चाहे वो हिमालय हो, अलेप्स हो, रॉकीज हो या एंडीज हो, इनकी जो रूट है वो किसी न किसी जियोसिंक्लाइन से मिलती है। सबसे स्ट्राइकिंग कहानी है टेथिस जियोसिंक्लाइन की, जिसकी एक तरफ गोंडवाना लैंड थी और दूसरी तरफ जो यूरेशियन प्लेट थी, और इन दोनों के बीच में लॉन्ग नैरो शेलो सी थी जिसको हम
टेथिस जियोसिंक्लाइंस बोलते थे। इसके अंदर टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर तक जो है सेडिमेंट्स क्वाइटली सेटल होते रहे। जैसे जैसे इंडियन प्लेट नॉर्थ की ओर मूव हुई और यूरेशियन प्लेट से कोलाइड की, कंप्रेशन ने जो है उन्हीं लेयर को स्क्वीज करके थिक कर दिया और साथ साथ जो डीप क्रेस्टल लेवल के ऊपर मेटामॉर्फिज्म होता है और बाद में जो है अपफ्लूट फोल्डिंग के साथ एक विशाल ओरोजन खड़ा हो जाता है। यही है आज का हिमालयन सिस्टम, जिसकी यंग टोपोग्राफी, हाई रिलीफ, एक्टिव इरोजन और फ्रीक्वेंट सिस्मिसिटी इसकी एक्टिव ओरोजेनिक हिस्ट्री को रिफ्लेक्ट करती है। दोस्तों एक और पॉइंट है जो हमारी अंडरस्टैंडिंग को और भी मैच्योर बनाता है, वो है लेंथ वर्सेस विड्थ का रिलेशनशिप। जियोसिंक्लाइंस आमतौर पर लेंथ में बहुत बड़े होते हैं, लेकिन विड्थ में जो है रिलेटिवली काफी कम होते हैं वे, और यही रीजन है जो बाद में माउंटेन्स बेल्ट बनती हैं वो लंबी ज्यादा दिखाई देती हैं, लेकिन उनकी विड्थ जो है वो काफी कम है। इसी वजह से जो हिमालय की लेंथ है वो अराउंड 2400 किलोमीटर के आसपास है, और उसके कंपैरिजन में अगर विड्थ की बात करें तो अराउंड 400 किलोमीटर के आसपास ही है। इसी जियोमेट्री की वजह से आपको मैप व्यू में कई रेंजेस का आर्क शेप दिखाई देता है। एक साइड कनकेव होती है और दूसरी साइड जो है कॉन्वेक्स दिखाई देती है, क्योंकि ओरिजिनल ट्रफ खुद प्लेट बाउंड्रीज और कर्वेचर के हिसाब से अलाइन हुआ होता है। इसके साथ ही फोरलैंड ब्लॉक्स के स्टेबल रहने से सेडिमेंट सोर्सेज जो है परसिस्टेंट बने रहते हैं। यही वजह है कि कई बेल्ट्स के अंदर जो अलग अलग टाइम के ऊपर अलग फेसिस वाले डिपॉजिट दिखाई देते हैं, जिनमें कहीं जियोसिंक्लाइंस स्टाइल वोल्केनिक मटेरियल्स का हिस्सा ज्यादा होता है और कहीं पे जो है जियोसिंक्लाइंस की क्लीन सेडिमेंट थिक बेल्ट दिखती है। अगर बात करें फील्ड एविडेंसेस की तो मराइन फॉसिल सबसे अच्छा प्रूफ है। माउंटेन्स की ऊंची पीक्स के पास जो है लाइमस्टोन बेड्स में मराइन शेल्स, एमोनाइट्स, माइक्रोफोसिल्स ये सब बताते हैं कि कभी ये जो है शैलो मराइन एनवायरनमेंट का हिस्सा रहा था। इसके साथ ही वेरी थिक क्लास्टिक सीक्वेंसेस, ग्रेडेड बेडिंग्स, टर्बिडिटीज, फ्लाइस, मोलेसिस टाइप सक्सेशंस, ये सारे इस बात का संकेत देते हैं कि पहले डीपनिंग फिलिंग का फेज चला, यानी कि फ्लाइश लाइक, फिर जो है अपलिफ्टमेंट के बाद कॉन्टिनेंटल इरोजन से कोर्स लाइक डिपॉजिट्स आए, यानी कि मोलेसिस लाइक, और बाद में जो है कंप्रेशनल फोर्सेस की वजह से ये जो सेडिमेंट्स थे फोल्ड होकर माउंटेन्स बन जाते हैं। तो दोस्तों आपको सिंपल शब्दों में याद रखना है, पहले बेसिन बना, फिर वो भरा, फिर उसके ऊपर दबाव पड़ा और दबाव से जो है उठ जाता है, और आज के टाइम पे वो घिस रहा है। यही 5 स्टेप्स है किसी भी माउंटेन बिल्डिंग के। दोस्तों अगर प्रैक्टिकल एंगल से सोचे तो जियोसिंक्लाइंस कॉन्सेप्ट केवल पास्ट को समझने का टूल नहीं है, प्रेजेंट को रीड करने का भी तरीका है। आज भी जहां पे लॉन्ग नैरो बेसिन्स में रैपिड सेडिमेंटेशन और जेंटल सब्सिडेंस साथ साथ दिखता है, वह फ्यूचर माउंटेन्स बिल्डिंग की रॉ मटेरियल तैयार हो रही है, चाहे वो एक्टिव प्लेट मार्जिन हो या बड़े इंटीरियर बेसिन्स हो जो बाद में रीएक्टिवेटेड हो सकते हैं। इसी लेंस से जो है आप एंशिएंट अपाशियन की स्टोरी, अल्पाइन हिमालयन बेल्ट और पैसिफिक मार्जिन्स के कई सेगमेंट्स को कनेक्ट कर सकते हो। हर जगह पे किसी जमाने का जियोसिंक्लाइंस आज की किसी रेंज की जड़ के अंदर बैठा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा आज का जो टॉपिक था कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो माउंटेन बिल्डिंग्स की अलग अलग थ्योरीज है उनको हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हर नए लेक्चर की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।